नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि हम लोग अब आज से एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम आपका अगले 14 दिनों में रिवीजन करवाएंगे, जो कि होगा आपका यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए और आरओ एग्ज़ाम के लिए। अब चूँकि पिछले 30 दिन आपके बहुत बुरे गुजरे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाई है अच्छे से, क्योंकि बार बार आयोग का जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कई बार ऐसा हुआ कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, फिर उसके बाद हुआ कि अप्रैल में होगा, दो शिफ्ट में, एक शिफ्ट में, ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन अब आयोग ने अचानक अपना नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, 7-8 दिसंबर को, और बिहार पीसीएस जो कि पहले से ही निर्धारित था 13 दिसंबर को, वो तो होना ही था, और साथ में यूपी आरओ भी अब आपका 22 और 23 दिसंबर को आयोग ने निर्धारित कर दिया है। अब अगर आप ये तीनों पेपर साधना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा कड़ा रिवीजन, जो कि आपको बहुत जल्दी करना है और बार बार करना है। इसलिए हमने ये सीरीज चालू की थी। अब चूंकि आप लोगों ने देखा है कि आयोग जो ये कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन के कारण सबका नुकसान होगा, तो इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है और आपको उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और आप ज़रूर लीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ में जारी रखिए। अब हमारा जो पहला वीडियो है ये है पॉलिटी के लिए रिवीजन। पॉलिटी में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हर साल पॉलिटी के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ये 20 से 22 क्वेश्चन में अगर आप सही से देखेंगे तो लगभग 16 क्वेश्चन पीवाईक्यू होता है, जो कि अक्सर घटना चक्र से आता है। अक्सर क्या, हमेशा घटना चक्र ही है मार्केट में। आप इसके अलावा कोई और बुक जान ही नहीं रहे। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र इस घटना चक्र। तो अगर आप जान रहे हैं कि ये 16 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो अब इनको घटना चक्र आप अगर रिवाइज करने बैठेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र एक बहुत बड़ा मोटा किताब हो जाता है, जो रिवाइज करना मुश्किल है। तो उसके लिए हमने एक कंसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बनाया हुआ है आपके लिए। आप इससे घटना चक्र को 2 से ढाई घंटे में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे ये होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, उन पर ध्यान जाएगा। इसमें छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऐसी है कि बेसिक सी नॉलेज है, और उसको हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो ये 200 पेजेस का नोट्स बन जाएगा और फिर उसको जल्दी पढ़ पाना मुश्किल होगा। तो अगर आप क्विक रिवीजन के लिए हैं तो आप ये वीडियो देखिए, और ये आपने अगर पहले से कुछ पढ़ रखा है तो उसमें बहुत अच्छा बिल्डिंग्स का काम करेगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है ये है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास अगर आप देखने जाएंगे तो ये स्टार्ट होता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, क्योंकि संविधान का निर्माण, संविधान का अर्थ होता है नियमों के अनुसार काम। तो अगर सबके लिए समान विधान, वही होता है संविधान। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आना चालू हुए, तो अगर 1600 में ही देखा जाए तो 1600 में ब्रिटिश जो संसद थी उसने कंपनी के लिए कुछ नियम बना के भेजे थे, लेकिन वो कंपनी के लिए संविधान था, ना कि भारत के लिए। जब भारत में ब्रिटिशर्स ने प्लासी की लड़ाई के बाद से जीता बंगाल को, और उसके बाद बक्सर को जीता 1764 में, तो एक अच्छा खासा बिहार और बंगाल का एरिया था जिसमें कंपनी ने गवर्नेंस स्टार्ट कर दी। अब कंपनी की गवर्नेंस, यहाँ से जब कंपनी को अर्निंग हो रही थी, वो अर्निंग ब्रिटेन में कुछ जो सांसद लोग बैठे हुए थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या करता है, कंपनी को सबसे पहले रेगुलेट करने का काम करेगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पहला था, और जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इससे आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ पे? ये आपका न्यायालय स्थापित होता है कलकत्ता में। कब? 1774 में। और इस जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश हैं वो है एलिजाबेथ इम्पे। अब मैंने इस नोट्स में बहुत सारे शब्दों को शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो मैं उनको जब बोलूँगा तब समझ लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें बहुत छोटी हैं, मैं उनको जब डिस्क्राइब करूँगा तब आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लिखने से फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता, इसलिए टाइम बचाने के लिए हमने ये किया हुआ है। अब देखिए, जब आप यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन संघीय न्यायालय भी पूछता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ से हुई है। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई है, और इसके जो पहले जस्टिस थे सीजीआई, वो थे मॉरिस ग्वेयर। और ये जो 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट बना है, ये बना है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो इन दोनों को इसलिए एक साथ लिखा ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो और एक साथ पढ़ पाएँ।
अब देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की बात जो है ये सबसे पहले किस सन में की जाती है, तो ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर एक कमेटी बनाई जाती है 1813 के एक्ट के तहत। और उस एक्ट का जब रिपोर्ट उस कमेटी की रिपोर्ट आती है 1823 में, और उसमें सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाती है। यही वो एक्ट था जिसमें 1813 वाला एक्ट जिसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया जाए, जो कि ये कमेटी के इंस्ट्रक्शन आने तक कभी किया ही नहीं गया। उसके बाद फिर आता है हम लोगों का भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद में पेश किया जाएगा। ये आया है 1858 के एक्ट से। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद में पेश किया जाएगा, ये किस एक्ट से है, तो ये 1858 के एक्ट से है। भारतवासी अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव उनके लिए कब हो पाता है, तो ये 1833 के एक्ट की धारा है 87। अब ये मैंने डायरेक्ट वन लाइनर लिखा हुआ है, लेकिन ये यूपीपीसीएस में आया हुआ एक पीवाईक्यू है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारतीयों को पहली बार भारतीय प्रशासन में हिस्सा लेने का मौका कब मिला, तो वहां पे दिया हुआ था 1833 का एक्ट। लेकिन सिर्फ एक्ट नहीं था, वहां पे धारा 87, धारा 88, धारा 89, तो ये आपको रटना पड़ेगा कि धारा 87 ही है 1833 के एक्ट की। अब देखिए, आप बात आती है द्वैध शासन की। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि द्वैध शासन क्या है। तो द्वैध शासन ऐसा है जहाँ दोहरा शासन किया जा रहा हो। अब दोहरा शासन देखिए, द्वैध शासन पहली बार जब राज्यों में स्टार्ट हुआ है, ये 1919 का एक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद अगर आप देखेंगे केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ है, तो ये 1935 में लागू हुआ है। अब दोनों से आप कंफ्यूज मत करिएगा, अगर राज्य में द्वैध शासन दे तो आप 1919 ही लगाइएगा ऑप्शन में। अगर आपने 1935 से कंफ्यूज किया तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब प्रांतीय स्वायत्ता जो है, ये 1919 के एक्ट में प्रांतों को थोड़ा थोड़ा स्वशासन का अधिकार दिया गया, जिससे प्रांतों में विधानसभा बनने लगी, प्रांतों के जो शासन है वहाँ पे भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी, और इसका विस्तार 1935 के एक्ट में और अधिक हो जाता है। प्रथम बार विधान पालिका द्विसदनीय कब बनी है, तो ये 1919 के एक्ट से बनी है, जिसमें एक राज्य परिषद होती थी जिसमें 60 मेंबर होते थे, और जो विधानसभा होती थी उसमें 140 मेंबर होते थे। इन 140 मेंबर्स में भारतीयों की संख्या ज़्यादा होती थी। अब देखिए, भारतीय जो बजट होता था, बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला, तो ये 1892 का जो चार्टर एक्ट है वहाँ से मिलता है। अब महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल कहाँ मिलता है, तो ये 1935 के एक्ट में मिलता है। अब आप पृथक निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो पृथक निर्वाचक मंडल सबसे पहले मुस्लिमों के लिए मिला था 1909 के एक्ट से। अब ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब लोग रटाते हैं, हर जगह आपको पढ़ाया जाएगा, आपने ये रटा होगा। लेकिन ये वाली बात कि महिलाओं को पृथक निर्वाचक मंडल कहाँ मिला, तो ये 1935 के एक्ट में। अब महिलाओं के अलावा अगर आप बात करें तो एंग्लो इंडियंस को, बौद्ध को, और जो भारत में ब्रिटिश समुदाय था उसको जो था निर्वाचक मंडल, वो 1919 के एक्ट से मिल गया था। तो 1909 में केवल मुस्लिमों को था, फिर एंग्लो इंडियंस, बौद्ध और अन्य को मिला, फिर उसके बाद 1935 में ये आपको महिलाओं को मिला है। अब 1919 के एक्ट से 1922 में भारत में पहली बार ICS इंपीरियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराई गई। जब सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता था ये पहले ब्रिटेन में होता था, लेकिन 1919 के एक्ट से भारत में पहली बार 1922 में ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराई जाती है। 1941 तक इंडियंस की संख्या यूरोपियन से अधिक हो गई थी सिविल सर्विसेज में। अब ये वाली लाइन हमने क्यों लिखी हुई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है कि कब तक इंडियंस की संख्या यूरोपियन से अधिक हो गई थी सिविल सर्विसेज में, तो ये 1941, ये आपको सन रटना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय विधानसभा का चुनाव जो है ये 1919 के एक्ट से कब हुआ, तो ये देखेंगे आप 1926 का और 1945 का। 1926 का जो आम चुनाव हुआ है केंद्रीय विधानसभा का वो, और 1945 का ये 1919 के एक्ट से हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1937 में भी एक विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन ये राज्य विधानसभा चुनाव था, ना कि केंद्रीय विधानसभा। अब जब ऑप्शन दिए गए थे कि 1919 के एक्ट से कौन कौन से केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए, तो वहाँ पे ये तीनों सन दिया हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, केवल 1926 और 1945 ही लगाएंगे। 1937 राज्य विधानसभा का चुनाव था। अब अगला जो है कि 1935 में राज्य जो है वो केंद्र शक्ति का बंटवारा किया गया है। पहली बार 1935 के एक्ट में राज्य और केंद्रों में शक्ति का बंटवारा किया गया। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये गवर्नर को दी गई। अब अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो ये अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, लेकिन 1935 के एक्ट में ये शक्तियां गवर्नर के पास थी।
अब आती है कि 1935 में पहली बार संघ की स्थापना की बात की जाती है। लिखित संविधान का 1935 के एक्ट में कोई उल्लेख नहीं है। अगर स्टेटमेंट ऐसा देखता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिखित संविधान का उल्लेख था तो वो स्टेटमेंट गलत है। आप ये स्टेटमेंट करेक्ट करके पढ़िएगा, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा इस लाइन का। 1861 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति गवर्नर को दी गई। आज आप वर्तमान में जानते हैं कि अगर केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और अगर राज्य सरकार है तो वहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर के पास है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और ये जो गवर्नर है गवर्नर जनरल, ये वायसराय होता था उस समय का। आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रहेगा, ये प्रावधान अभी भी है। अब ये देखिए 1919 का पृथक निर्वाचक मंडल सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और भारतीय ईसाई व यूरोपीय समुदाय के लिए, ये यहाँ वाला पॉइंट है जो कनेक्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ वाला पॉइंट है जो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले पेज में। अब ये देखिए भारतीय संवैधानिक विकास जो है, इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निर्वाचक मंडल पहली बार कब दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल, तो आपको 1909 डायरेक्ट मार लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कंफ्यूज करेंगी आपको, हमने सिर्फ उनको कंसाइज किया हुआ है। अब देखिए आता है अनुसूचियाँ। हर साल के पेपर में अनुसूचियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर अनुसूची से नहीं आएगा तो भाग से जरूर आ जाएगा, ये मतलब फिक्स है, आना ही आना है यहाँ से। तो इनको, ये सिर्फ 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आप सिर्फ इतना रट के जाते हो और आपका एक क्वेश्चन सही होता तो क्या गलत है इसमें। तो देखिए अनुसूचियाँ जो है आपके संविधान में 12 उल्लिखित हैं। पहली अनुसूची, इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन तथा भत्ता और पेंशन्स का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन फंसाता है कि शपथ किसकी, तो राष्ट्रपति की शपथ जो है वो इसमें शामिल नहीं है, राज्यपाल की शपथ इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार ऑप्शंस में देगा कि किसकी किसकी शपथ अनुसूची 3 में शामिल है, तो उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति शामिल नहीं है, ये याद रखना है। और किसकी किसकी शामिल है अगर मैं वो आपको बताऊं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं केंद्र के, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, फिर उसके बाद यही सेम प्रक्रिया आप स्टेट गवर्नेंस पे लाइए। तो स्टेट में जब आएंगे तो मेंबर ऑफ द विधानसभा या विधान परिषद है अगर स्टेट में, तो वो फिर मंत्री और जो हाई कोर्ट का आपका जज होगा, उनकी शपथ इस अनुसूची 3 में शामिल है, ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की। ये जहाँ पे राष्ट्रपति का आर्टिकल है 59 और जो राज्यपाल का है 158, ये वहाँ पे है, ये वहाँ उन अनुच्छेदों में उनकी शपथ शामिल है, ना कि ये अनुसूची 3 में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुसूची 4 में क्या है, तो यहाँ पे राज्यसभा सीटों का वर्णन है, ठीक है, कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, बस अनुसूची 4 में ये। अनुसूची 5 में क्या है, ये जनजातीय क्षेत्र है। अनुसूची 6 में, इसमें भी जनजातीय क्षेत्र। अब दोनों में अंतर क्या है, तो जो अनुसूची 6 है इसमें केवल 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्र है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सभी एग्जाम्स में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपीआरओ हो या फिर बिहार पीसीएस हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और इन चारों के अलावा अगर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र है या जनजातियाँ हैं, तो वो आपकी अनुसूची 5 में। अब देखिए अनुसूची 7, इसमें शक्ति का विभाजन, यानी कि इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां विभाजित की गई हैं। जो 7वीं अनुसूची, इसके 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अब इनमें कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंट है वो भी हम अभी देखेंगे। अब देखिए अनुसूची 8 में क्या है, तो इसमें आपकी हैं 22 भाषाएं, ठीक है। अब अनुसूची 8 में कौन कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं, तो जब संविधान आपका लागू हुआ था तब केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जो जुड़ी हैं वो ये हैं। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 से पहली बार सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, और वहीं पे 92वां संविधान संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसके लिए लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं BDMS, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। चीज़ें जो होती हैं उनको 2 तरह से तैयार किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और दूसरा रट लीजिए, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो आप भूल सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे।
उसके बाद आप देखेंगे अनुसूची 9 जो है आपका, इसमें भूमि विशिष्ट अधिनियम विधिमान। अब जब आपका संविधान लागू हुआ था तब आपके संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। इसमें से पहली अनुसूची सबसे पहले 1951 में ही जोड़ी गई थी, जो भूमि अधिग्रहण और विशिष्ट अधिमान विधि से संबंधित थी। इस अनुसूची के बारे में खासियत ये है कि इस अनुसूची में जोड़े गए जो भी आर्टिकल्स या प्रावधान होते थे उन पर जो सुप्रीम कोर्ट होती थी वो उन पर कोई अपना वाद विवाद नहीं कर पाती थी, सुप्रीम कोर्ट उन पर वर्डिक्ट नहीं दे पाती थी, कोई परिवर्तन नहीं कर पाती थी। लेकिन ये प्रक्रिया बदल दी गई जब 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल स्ट्रक्चर का प्रावधान ज्ञापित किया। तब से ये अब इस अनुसूची में भी सुधार किया जा सकता है, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट इस पर याचिका दायर हो सकती है। उसके बाद है आपकी 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के से संबंधित प्रावधान है, ये आपका 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज, ये आपकी 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जोड़ा गया है। पंचायती राज कहाँ से जोड़ा गया है, तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें इस अनुसूची में केवल 29 विषय हैं। याद करने वाली चीज़ क्या है, तो ये 29 विषय, ये याद रखिएगा। कितने विषय, तो 29 विषय। अगला अनुसूची है अनुसूची 12, इसमें नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निकाय है। तो इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। इन 18 और ये 19, ये दोनों गिनती आपको याद होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके अनुसूची 7 में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में है। अगर हम सबसे पहले देखें कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो टोटल 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो टोटल 61 विषय हैं, 61। और उसके बाद समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो ये है 52 विषय, ठीक है, 52। अब संघ सूची में रेडियो, टीवी, शेयर मार्केट, डाक, बैंक, रेलवे, जनगणना, बीमा, निगम कर आदि संघ सूची में शामिल है। अगर राज्य सूची में आप जाएंगे तो यहाँ पे पुलिस, रेलवे पुलिस जो है रेलवे, फिर उसके बाद लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, पंचायत, भूमि सुधार आदि शामिल है। उसके बाद हम लोग समवर्ती सूची देखेंगे तो यहाँ पे आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण। अब देखिए ये जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक, गोद, परिवार नियोजन आदि सारे विषय समवर्ती सूची के हैं। अब देखिए ये हम लोगों की अनुसूचियाँ खत्म हुई। ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है जिसके चांसेस लगभग 70% है। मैं 100% कुछ भी नहीं बोलूँगा, 70% आ सकता है। अब देखिए आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। अब प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से आई है, तो ये 13 दिसंबर 1946 उद्देशिका पेश की थी नेहरू जी ने संविधान में। अब देखिए संविधान सभा जब बनी हमारी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, तब इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की। फिर उसके बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई उसमें अपने स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, और तीसरी बैठक ये 13 दिसंबर को थी। और इसी दिन नेहरू जी ने उद्देशिका नाम से एक छोटा सा प्रस्ताव पेश किया था कि क्या क्या उद्देश्य होंगे हमारे संविधान के, उसी को हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। इस उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब मैं इतनी डेट्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद करेंगे, रटना पड़ेगा। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि बस ऐसे टाल मटोल करके निकल जाए, ये रटना पड़ेगा। अब प्रस्तावना, अगर मुझे अपना पॉलिटी का ज्ञान फेंकना है तो मतलब मैं प्रस्तावना सुना सकता हूँ, लेकिन वो सुनाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमको समय बचाना है और देखना है कि क्या क्वेश्चन प्रस्तावना से बनाए जा सकते हैं, हम सिर्फ उन पर फोकस करेंगे। अब अगर आप देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में कथन बहुत बार पूछता है, तो क्या क्या कथन है, तो पहला कथन आप संविधान शरीर है और प्रस्तावना आत्मा, ये सुभाष कश्यप जी ने कहा है प्रस्तावना के बारे में। फिर अगला कथन है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, ये कहा है के एम मुंशी जी ने। और पवित्र दस्तावेज कहा है अंबेडकर जी ने। अब देखिए यहाँ पे मैंने जी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करता, समय बचाने की एक छोटी सी गुंजाइश थी।
अब देखिए प्रस्तावना में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन मिलता है प्रस्तावना में आपको। एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। 3 जस्टिस हैं, ये आपके लिए गए हैं रसिया के संविधान से। उसके बाद स्वतंत्रताएं कितनी हैं, तो 5 तरह की स्वतंत्रताओं का आपके प्रस्तावना में वर्णन है। पहला है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। अब इक्वेलिटी, समानता 2 तरह की दी गई है इसमें, एक प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समानता। अब भ्रातृत्व, बंधुत्व, ब्रदरहुड, ये इसका भी वर्णन है संविधान में। अब देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, पहले ये विवाद था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से ये साबित हुआ कि संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है और ये भी संविधान का पार्ट ही है। जैसे कि बेरू बरीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। SR बोम्मईवाद 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये चीज़ मानी है कि संविधान का भाग है प्रस्तावना और इसमें संविधान संशोधन भी किया जा सकता है उन्हीं प्रावधानों के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अब देखिए आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे वहाँ पे ये वर्ड जो है ये धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, लेकिन ये पंथ निरपेक्ष है। सेकुलर शब्द जो होता है उसका हिंदी रूपांतरण धर्मनिरपेक्ष गूगल में मिलेगा, लेकिन ये पंथ निरपेक्ष है, गौर से याद रखिएगा। इन 3 शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है बाद में संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है केवल एकमात्र, ये है कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है वो शुरुआत कैसे होती है संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और ये जो वर्ड है इनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है कि कैसे ये चालू होते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब क्या होगा जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को पीछे कर देंगे, समाजवादी को आगे कर देंगे, पंथ निरपेक्ष को और पीछे कर देंगे, ये ऊपर नीचे आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बनाएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आप ये क्रम जो है इस एग्जैक्ट क्रम को याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये एक तरह का PYQ का क्वेश्चन है आया हुआ, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से लिख के बताया हुआ है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब हम लोगों का देखिए जो अगला चैप्टर है ये है शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ। यहाँ से कई बार क्वेश्चन मेंस में भी आता है, लेकिन हमारा अभी टॉपिक वो है नहीं। तो हम देखेंगे कि जो हम लोगों की शासन प्रणाली है इसके जो संघीय फेडरल फीचर्स जो हैं इसमें है, एक तो लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप इतने याद रखिए, PYQ में ये पूछा हुआ है, मैंने इसलिए इनको लिखा हुआ है। अब देखिए यूनिटरी फीचर्स जो हैं, एकात्मक शासन की कौन सी इसमें विशेषताएं हैं। तो एक तो राज्यपाल का पद हो गया, UPSC जैसा आयोग हो गया, आपातकाल का प्रावधान हो गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर जो राष्ट्रपति को उनको रोकने का या फिर उन पर साइन करने का अधिकार है आर्टिकल 200 और 201 के तहत, ये आपके यूनिटरी फीचर्स में आता है। अब देखिए भारतीय शासन प्रणाली के बारे में भी अनेक राजनीतिक विज्ञों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की है। इनकी टिप्पणी पर क्वेश्चन कई बार बन के आता है। जैसे कि कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है ये प्रकृति में संघीय तथा भावना में एकात्मक है। ये भारतीय संविधान के बारे में एक कथन है और ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये कथन किस बारे में है। अब देखिए सहकारी संघवाद किसने कहा है भारतीय संविधान को, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन जी हैं, इन्होंने इसको सहकारी संघवाद कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर उसके बाद KC वीयर साहब हैं, इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक या क्वासी फेडरल कहा है। उसके बाद अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच संतुलन, ये भी KC वीयर जी की ही टिप्पणी है भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में अंबेडकर जी जो हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान जो है ये संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ ये प्रतीक्स हैं जो हम लोगों के संविधान के हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय ये है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
इसको याद रखिएगा, ये रटने वाली चीज़ है। अब राष्ट्रीय ध्वज, इसको बनाया किसने था, तो डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने, और 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार कर लिया गया था। और जो इसका डायमेंशंस है वो 3:2 है, ये याद रखिएगा। ये छोटा सा डाटा है लेकिन ये भी पूछता है कई बार। 3:2 कर देगा, 2:3 ऑप्शन में दे देगा, 2:4 ऑप्शन में दे देगा, 3:5 ऑप्शन में दे देगा। तो ये याद रखिएगा 3:2, ना कि 2:3। एग्जैक्ट इसी तरह याद रखना है आपको। अब देखिए राष्ट्रगान। अब राष्ट्रगान की बात होती है तो इसको सबसे पहले 1911 में गाया गया था। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और जो राष्ट्रगीत है इसको 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के गाया गया था, और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अब देखिए ये दोनों गीत, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत, लेकिन इनको स्वीकार कब किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, तो ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए हैं। ये डेट याद रखिएगा, ये पूछेगा। फिर देखिए जैसे कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को स्वीकार किए गए, वैसे ही राष्ट्रीय कैलेंडर कब स्वीकार किया गया, तो ये संविधान के लागू होने के बाद स्वीकार किया गया है। शक संवत आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है और ये स्वीकार किया गया है 22 मार्च 1957 को। ये डेट याद रखनी है। अब देखिए डॉल्फिन जो है ये हम लोगों का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्ता गैंगेटिका है, ये याद रखिएगा, ये नाम पूछ देगा कभी भी। PYQ है, ऐसा कुछ भी मैंने इस नोट्स में ऐड नहीं किया जो मैंने अपनी खुशी के लिए या अपने मज़े के लिए लिखा हो। हर एक चीज़ इसमें जो है वो घटना चक्र की है, और वो इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं पूछा है। अब देखिए गंगा जो है ये राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई, 2008 में, रट लीजिएगा। अब देखिए हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो राज्यों के निर्माण प्रक्रिया से है। आप देखेंगे कि भारत जो था वो 552 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल जी आए और उन्होंने पूरा 1 साल के अंदर मिला के एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। लेकिन ये राष्ट्र जो था इसमें 552 रियासतें थी, सबको अपना अपना प्रभुत्व जमाने का था, सब में कहीं ना कहीं एक अलग राज्य या राष्ट्र बनाने की इच्छा थी। तो अलग अलग बार बार राज्यों के बनाने की डिमांड उठ रही थी। तो इस क्रम में पहली बार जून 1948 में एस.के. धर आयोग बनाया गया, और इस आयोग ने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने की बहुत बार बात उठ रही थी, तो इस आयोग ने डिनाई किया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो ही बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद दिसंबर 1948 में JPV कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और ये वी से वल्लभ भाई पटेल जी, तीन लोगों की समिति थी, और इस समिति ने भी सेम एस.के. धर वाली ही सिफारिश की। उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग बनाया जाता है, और फजल अली आयोग के 2 और मेंबर थे, KM पडिक्कर और HN कुंजरू। दोनों नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछे हुए नाम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी 1973 में ये आयोग बनाने की डिमांड उठी क्यों, तो 1973 बोल दिया था मैंने गलती से, 1953 में ये डिमांड उठी क्यों, तो 1953 में आंध्र प्रदेश से में जो को एक अलग राज्य बनाने के लिए मद्रास से एक डिमांड उठी थी, और पोट्टू श्री रामलू जी थे जिन्होंने एक बड़ा आमरण अनशन किया था, और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य ही बना है 1953 में। ये राज्य बनने के बाद फिर एक फजल अली आयोग बना, और उस आयोग की सिफारिश के आधार पर आप देखेंगे कि आगे अन्य राज्यों का निर्माण होता है। तो आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला दूसरा राज्य आपका बनेगा ये है गुजरात 1960 में, फिर नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा। पहले हिमाचल प्रदेश एक यूटी था, लेकिन 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब देखिए 6वां 7वां और 8वां राज्य जो बनता है आपका, ये मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, और फिर मणिपुर है। ये 1972 में बनते हैं। फिर सिक्किम जो है ये 1975 में भारत में शामिल किया जाता है। पहले ये भारत का पार्ट था ही नहीं, लेकिन 1975 में इसको भारत में शामिल किया जाता है। अब 10वां और 11वां जो नए राज्य बने हैं, इसमें आपका है ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये मिजोरम है। ये कब बने हैं, तो 20 फरवरी 1987 को। ये क्या है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, और ये आपका मिजोरम। इसके बाद 12वां जो नया राज्य बना है वो आपका गोवा है,
जो 30 मई 1987 को बना, एक ही साल बने हैं, लेकिन ये क्रम याद रखिएगा। मैंने ये नंबर वाइज क्रम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसी तरह क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन देता है और वहाँ पे इतना कंफ्यूज करता है कि आप कई बार पढ़े होते हैं और आपसे गलत होता है। तो इसको इसी तरह जिस क्रम में मैंने लिखा है इसी क्रम में लिखिएगा और रटिएगा। ये रटने वाली चीज़ है, आपको रटनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बनाइए, कुछ भी करिए आप, लेकिन ये रट के जाइए। उसके बाद 12वां राज्य गोवा 1987 में बनता है। फिर 13 साल बाद 3 नए राज्य बनते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अलग किया जाता है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड 9 नवंबर को अलग किया जाता है उत्तर प्रदेश से, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को ही अलग किया जाता है बिहार से। फिर 16वां राज्य जो आपका बना है ये है तेलंगाना, और ये 2 जून 2014 को बना हुआ है। अभी वर्तमान में जो मिज़ोरम वाला क्षेत्र है, मिज़ोरम मणिपुर, वहाँ का जो मिज़ोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा जी, अभी वो यूएस गए हुए थे और उन्होंने एक जो लैंड की बात की है। ये जो लैंड वो बनाना चाह रहे हैं एक नया स्टेट टाइप का, ना कि राज्य, स्टेट राष्ट्र वाला, जिसमें वो बांग्लादेश का, मिज़ोरम का, मणिपुर का और म्यांमार का कुछ एरिया शामिल करेंगे। और वहाँ का जो जनजाति एरिया है, जो जनजाति है, मीजो जनजाति है, कुकी जनजाति है, इनको, और चिन जनजाति, ये 4 जो वहाँ की रीजनल जनजाति है उनको मिला के एक नया राष्ट्र बनाने की बात वो यूएस में करके आए हैं। हालांकि ये एक करंट का मुद्दा था जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो लैंड एक टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। अब देखिए संविधान सभा की बात आती है, तो संविधान सभा का गठन कब कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले संविधान सभा जैसे एक स्ट्रक्चर की मांग एमएन रॉय जी ने की थी 1934 में। 1934 में ही संविधान सभा की मांग की स्वराज पार्टी ने, ये 1934 में। अब ये संविधान सभा की मांग उठना कैसे स्टार्ट हुई, तो आपको याद होगा गोलमेज सम्मेलन के बाद जब एक वाइट पेपर प्रकाशित हुआ था, उस वाइट पेपर के बाद ये संविधान सभा की मांग उठना चालू हुई। फिर कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की ऑफिशियल पुष्टि जो की थी वो फैजपुर अधिवेशन में की थी 1937 में। ये डाटा याद रखिएगा। अगर आपने घटना चक्र पढ़ी होगी तो उसमें ये सन गलत लिखा हुआ है, 1936 लिखा हुआ है, जो कि टोटली गलत है। घटना चक्र में ये सन गलत लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि वो अपने अगले जो संस्करण होंगे उनमें सुधार कर लेंगे। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ है। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ है। फैजपुर अधिवेशन जो था ये किसी रूरल एरिया में होने वाला पहला अधिवेशन था, मतलब किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। ये भी एक फैक्ट है, इतिहास का क्वेश्चन बन के आया है, इसलिए इतना डिस्क्राइब कर रहा था। अब देखिए जो संविधान सभा है, क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा की बात की है सबसे पहले। ये आपको घटना चक्र में फैक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप घटना चक्र से इतर थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा की बात ब्रिटिशर्स ने पहली बार अगस्त प्रस्ताव में कर दी थी। अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 1940 में, लेकिन क्रिप्स मिशन ही आपको ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो आप क्रिप्स मिशन मानिए, लेकिन अगर ऑप्शन में है आपके अगस्त प्रस्ताव तब आप अगस्त प्रस्ताव की तरफ जाइएगा। निर्वाचित संविधान सभा की कैबिनेट मिशन के द्वारा पहली बार गठन की गई, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम आपको निर्वाचित संविधान सभा देंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन सफल हुआ नहीं। फिर कैबिनेट मिशन आया 46 में और उसने गठन किया संविधान सभा का। अब देखिए जो संविधान सभा है हमारी, पहले शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे टोटल, जिसमें से 296 सदस्य पूरे भारत संघ से थे और 93 जो सदस्य थे ये आपके आए हुए थे देसी रियासतों से। इन 296 सदस्यों में अगर आप देखेंगे तो 208 सदस्य कांग्रेस के हैं, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के हैं और 12 सदस्य ये निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई है ये 9 दिसंबर को ही है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया हुआ था। और जो इसकी आखिरी बैठक हुई है ये 24 जनवरी 1950 को हुई है। 9 दिसंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 को जब आपका संविधान स्वीकार किया गया, ना कि लागू किया गया है, यही 26 नवंबर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बन चुका है आज की डेट में। ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच में कुल 11 सेशन होते हैं, 11 सत्र। ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। जो भी लिखा हुआ है सब याद रखने वाला फैक्ट है। संविधान सभा के सचिव जो हैं वो HV आयंगर जी हैं।
उसके बाद अंतरिम सरकार के जो उपसभापति हैं ये नेहरू जी हैं। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आता है। जो अध्यक्ष हैं ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जो उपाध्यक्ष हैं ये सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये 9 दिसंबर को बने थे और ये 11 दिसंबर को इनको स्थायी रूप से बना दिया गया था। जो यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं, सॉरी, ये जो अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी हैं और ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो ये स्थायी हैं। यहाँ पे जो है आप सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार कभी कभी बोल दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, तो ये भी आप याद रखिएगा एक वर्ड कि ये भी हो सकता है। और जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे उसमें एच.सी. मुखर्जी ये स्थायी थे और जो फ्रैंक एंथोनी थे ये अस्थायी थे। अब देखिए, अब आती है संविधान जो हम लोगों का है, इसका प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया, तो बी.एन. राव जी ने तैयार किया है। इस पहले प्रारूप में 243 अनुच्छेद हैं और 13 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग जब आगे जाते हैं तो भारतीय संविधान सभा जो थी ये कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है उसके बारे में, कि भारतीय संविधान सभा जो है वो कुछ नहीं है, वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। फिर आप आएंगे जब आगे तो यहाँ पे अब समितियों की बात होती है। इन समितियों की अध्यक्ष कौन थे उससे क्वेश्चन बार बार बनता है। तो सबसे पहले आप प्रारूप समिति याद रखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, इसमें टोटल 7 मेंबर थे। और जो इसकी प्रारूप समिति का जो गठन था ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसके बाद जो समितियां हैं, अब देखिए नेहरू जी किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, मैंने उनको एक साथ अलाइन कर दिया है। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति और राज्यों संबंधित समिति, इन तीनों के अध्यक्ष नेहरू जी हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे वर्ड आप संघ पकड़िए, यहाँ पे भी संघ पकड़िए और यहाँ पे राज्य पकड़िए। इनसे अगर कोई कमेटी बन रही है तो उसके अध्यक्ष नेहरू जी हैं। अब देखिए आते हैं आपके पटेल जी। तो पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान नेहरू जी हैं लेकिन प्रांतीय संविधान के पटेल जी हैं। अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और पटेल जी गृह मंत्री, तो थोड़ा पद का छोटा हुआ ना, तो वैसे ही संघ से प्रांत आ गए। अब देखिए, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी, उसके बाद मूल अधिकारों से संबंधित समिति पटेल जी, अल्पसंख्यक समिति पटेल जी, एसटी से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष पटेल जी और अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष पटेल जी। 5 कमेटियां हैं, 5 के अध्यक्ष पटेल जी हैं। एक साथ लाइन से लिखिएगा और याद करिएगा। अब देखिए, मूल अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी और अल्पसंख्यक समिति की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी जी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब देखिए, संचालन कार्य प्रक्रिया विषयक नियम, झंडा और तदर्थ समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति, इन सब के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद जी। अब कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, के.एम. मुंशी जी। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी और गोपीनाथ बारदोलोई जी जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट एसटी क्षेत्र जो है असम का अपवर्जित क्षेत्र उसके अध्यक्ष हैं। देखिए, ये यहाँ पे एक अपवर्जित क्षेत्र छूता था और एसटी छूता था, तो इस एसटी के जो उप समिति है उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई जी और जो अपवर्जित क्षेत्र है असम का उसके भी अध्यक्ष हैं बारदोलोई जी। लेकिन असम के अलावा जो भी अपवर्जित क्षेत्र है उसके अध्यक्ष हैं ए.वी. ठक्कर जी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। असम के अलावा जो भी अपवर्जित क्षेत्र बचा है उस सब के अध्यक्ष है ए.वी. ठक्कर जी। ये एक उप समिति है। अब देखिए, पूछता है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोतों से क्वेश्चन आता है तो आप अगर ब्रिटेन देखेंगे तो ब्रिटेन से आपका उठाया गया है विधि का शासन, मंत्रिमंडल, द्विसदनात्मक प्रणाली, विधायी प्रक्रिया। अब मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है न्याय कि नागरिकता, एकल नागरिकता, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से उठाई। ये ऐसी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए लेस इंपॉर्टेंट की वजह से मैंने नहीं लिखा पेज भरने के लिए, नहीं तो ये संविधान के स्रोत ही बहुत सारे हो जाएंगे। अब देखिए, जापान से क्या उठाया गया है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये 2 वर्ड जो हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन, ये दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विधि का शासन ब्रिटेन से आया है लेकिन जो जापान है यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है, तो इस शब्दों के खेल को समझिएगा। अब अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका है। आप पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट मत समझिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश, जहां से हमने संशोधन की प्रक्रिया उठाई हुई है, संविधान संशोधन 368 वाला, ये 368।
अब कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने राष्ट्रपति के लिए विधेयक को राज्यपाल द्वारा रोकना आर्टिकल 200 में है, हमने ये पूरी प्रक्रिया कनाडा से उठाई है। फिर राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया है। राज्यों का संघ जो हम लोगों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमने कनाडा से लिया हुआ है, क्योंकि अगर आप संघ देखेंगे तो संघ का फेडरेशन जो अर्थ होता है उस हिसाब से वो अमेरिका हो जाएगा, लेकिन हमारा संघ जो है ये फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन है, और यूनियन ऑफ स्टेट जो वर्ड है हमने कनाडा से लिया हुआ है। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो है आर्टिकल 248 में, ये भी हमने कनाडा से ली हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन आर्टिकल 143, ये भी हमने लिया हुआ है कनाडा से। उसके बाद रूस से हमने क्या लिया हुआ, सोवियत संघ जो था उस टाइम का, उससे हमने न्याय लिया हुआ है प्रस्तावना में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद न्यायाधीशों को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, वो प्रक्रिया हमने यूएसए से ली हुई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और महाभियोग हमने यूएसए से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से है। अब ये चीज़ मैंने नहीं लिखी हुई है, आप समझ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा इतने दिन में। जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है, तो जर्मनी का जो फीमर कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने आपातकाल की प्रक्रिया को लिया हुआ है, किस तरह से आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाता है। फिर आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमने एकल संक्रमणीय मत पद्धति है और इसको हमने लिया हुआ है आयरलैंड से। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे डीपीएसपी नहीं लिखा है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, आपको याद ही होगा ये वाला, बहुत बार आप पढ़ते हैं। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, वो नहीं लिखा हुआ मैंने, ये भी याद रखिएगा, ये आपको याद ही होगा। रूस से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी, ये मैंने नहीं लिखा था, ये भी आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो समवर्ती सूची, जिसमें कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया। उसके बाद उद्देशिका की भाषा, अब देखिए ये फंसाने वाली चीज़ है, आप उद्देशिका पढ़ के सीधे यूएस की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ उद्देशिका है तो यूएस है, लेकिन अगर उद्देशिका की लैंग्वेज की बात करेगा तो आप मारेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब अगला जो है आपका संयुक्त बैठक, ये कहाँ है, तो ये आपका आर्टिकल 108, और इसका हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य का समागम, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य का समागम संविधान में आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको मिलता है भाग 13 में, याद रखिएगा। उसके बाद फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आपका जो हम लोगों का संविधान के स्रोत हैं, हमने कहाँ से क्या लिया हुआ, ये हमने वो बताया। अब देखिए एक तो ये जो संविधान का स्रोत है, यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार हर साल अल्टरनेट कम से कम तो आता ही आता है। अब इसी पेज के आधे भाग में मैंने लिखा हुआ है संविधान के भाग, ज़्यादा नहीं है, केवल 22 भाग हैं, लेकिन हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। पिछली बार ही क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, इस बार भी आने की पूरी संभावना। अनुसूची, स्रोत और ये भाग, इन 3 पोर्शन से कम 2 क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए संविधान के 22 भाग, पहले भाग में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। भाग 4 का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। भाग 5 में क्या है, तो संघ है। भाग 6 में क्या है, तो राज्य है। भाग 7 में क्या है, ये हटा दिया गया है ही नहीं, पहले था अब नहीं है। इसमें पहले जब हम लोगों के 1956 से पहले ये सारे स्टेट्स नहीं बने हुए थे, तो हमारे देश को 4 तरह के राज्यों में ABCD में बांटा गया था, तब ये वाला भाग 7 काम करता था, अब ये ख़त्म है। अब देखिए भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है इसमें। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 का में नगर पालिका है, याद रखिएगा। भाग 9 खा में क्या है, तो यहाँ पे आपकी सहकारी समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव कमेटीज। ये कोऑपरेटिव कमेटी कहाँ से आया, तो ये 2011 में आपका 97वां संविधान संशोधन वहाँ से। अब देखिए भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए भाग 11 में क्या है, भाग 11 और 12 दोनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। जो भाग 11 है इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध है, और जो भाग 12 है इसमें
आर्थिक संबंध है, वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद इत्यादि। अब देखिए भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, ये जो स्टेट पीसीएस हैं और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आपका आता है भाग 14 में। उसके बाद आता है भाग 14 का अधिकरण, न्यायाधिकरण इसमें होते हैं। और आप एनजीटी आपको याद होगा, ये आपका बना है 2010 में, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और फिर उसके बाद आता है निर्वाचन, ये आपका है भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। भाग 19 एक प्रकीर्ण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शामिल है। फिर उसके बाद भाग 20 जो है, यहाँ पे संविधान संशोधन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध शामिल है। और भाग 22 इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ, निरसन इत्यादि संविधान के बारे में, ये एक तरह का सारांश टाइप का है भाग 22 आपका। अब देखिए भाग आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे खेल आपके साथ कहाँ होगा, रोमन अंकों के साथ। जब मिलान करने के लिए 4 ऑप्शन अलग अलग देगा तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं कई बार कंसंट्रेशन वीक होने के कारण पेपर में, और आता हुआ प्रश्न हमसे गलत हो जाता है। तो आप रोमन अंकों का ध्यान रखिएगा। ये 14 यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये आपका जो 16 है, सॉरी, क्योंकि आप जब 14 लिखते हैं तो वो आपका लिखाता है ऐसे, और जब आप 16 लिखते हैं तो वो आपका लिखाता है ऐसे, और इन दोनों में गेम हो जाता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते। वैसे ही यहाँ पे 9 में और 11 में प्रॉब्लम हो सकती है, 4 और 6 में प्रॉब्लम हो सकती है। बस मैं संभावनाएं बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें, आपके साथ ऐसा ना हो, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए हम लोगों का जो अगला पार्ट है, ये डायरेक्ट भाग 2 चालू हो गया। अब जैसे कि मैंने भाग 1 का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसका मेन सा रीज़न है कि यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता। अब अगर मैं आपको बताने जाऊं तो भाग 1 में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, बस। आर्टिकल 2 में क्या है, जो भारत है इसमें कोई विदेशी राज्य शामिल करना है, उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 2 में है। और ये इससे हमने कुछ किया है आज तक, तो हाँ 1975 में हमने शामिल किया है सिक्किम को, ठीक है। भाग 3 में क्या है, तो किसी राज्य की सीमा और नाम के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। मतलब किसी 2 राज्यों की सीमाओं से एक छोटा सा राज्य अलग से बनाया जा सकता है, किसी एक राज्य की सीमा को काट कर एक अलग राज्य बनाया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके आपको उदाहरण अलग अलग मिल जाएंगे। यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। और अगर नाम परिवर्तन का देखा जाए तो पहले उड़ीसा नाम था, फिर वो ओडिशा हो गया, पहले मद्रास नाम था, फिर वो तमिलनाडु हो गया। तो ये प्रावधान आपके आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में आपको संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रावधान की विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, आप साधारण बहुमत के साथ ये संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपका भाग 1 खत्म। अब आप भाग 2 में जब नागरिकता वाला पार्ट है, मैंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जो पूछता है मैंने वो लिखा है, फालतू की एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखी। जो पूछ नहीं रहा है फिर भी मैं लिख के पेज बढ़ाता रहूँ। लेकिन अगर मैं आपको गिनाने के लिए जाऊँ तो आर्टिकल 5 है यहाँ पे, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है और आर्टिकल 11 है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये ब्रेक समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। तो आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 में आपका उन लोगों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो लोग आज़ादी के बाद भारत में रहे, फिर वो कहीं के भी हो। अगर वो भारतीय सीमा के अंतर्गत हैं आज़ादी के बाद, तो उनको भारत की नागरिकता सीधे से दे दी जाएगी, ठीक है, भारत के अंदर जो थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तानी सीमा, चाहे वो बांग्लादेश वाली पूर्वी पाकिस्तान हो या फिर पश्चिमी पाकिस्तान, अगर वहाँ से भारत में आ जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 7 में है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया आज़ादी के बाद, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस भारत आ गया, कब तक, यहाँ पे एक डेट मेंशन है। मतलब कई जगह लिख देते हैं कि संविधान के बनने से पहले अगर आ गया तो उसको दे दी जाएगी, नहीं, यहाँ पे एक डेट है
ये है 19 जुलाई 1948। अगर इस डेट तक वो भारत वापस आ जाता है तो उसको नागरिकता भारत की आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं आ पाता है या 1950 के बाद आता है तो बाकी सारे प्रावधान है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। अब देखिए आर्टिकल 8 में क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो घूमने के पर्पज से या फिर ऐसे किसी काम के पर्पज से विदेश गया है तो उसकी भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। अब यहाँ 3 आर्टिकल में आपको नागरिकता देने के प्रावधान थे, अब यहाँ 3 आर्टिकल में नागरिकता जाने के प्रावधान है। तो आर्टिकल 8 में आपकी नागरिकता नहीं जाएगी यदि आप घूमने के पर्पज से या किसी काम के पर्पज से गए हैं और भारत वापस आते हैं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अब आर्टिकल 9 में आपकी नागरिकता कैसे जाएगी, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 में क्या है, यदि कोई राष्ट्र विरोधी काम करता है कोई व्यक्ति तो देश की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी, उसकी देश की सिटीजनशिप खत्म। ठीक। अब आर्टिकल 11 में क्या है, तो नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी प्रावधान बनाएगी संसद। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागरिकता में भाग 2 में आपका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, जो आपको आज़ादी के बाद नागरिकता मिलेगी तो कैसे मिलेगी, इसका प्रावधान किया गया नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब यहाँ पे 5 तरह से नागरिकता दी जाती है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और अर्जित भूमि के आधार पर। मतलब अगर जैसे सिक्किम भारत में शामिल किया गया तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 7वां संविधान संशोधन ऐसा हुआ था जिसके तहत हमने बांग्लादेश के साथ कुछ एरिया हस्तांतरित किया था, जिसमें हमने बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिया था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में शामिल किया था। तो बांग्लादेश के जो क्षेत्र भारत में शामिल किए गए उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता यहीं से दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपकी नागरिकता जाएगी वो लिखा हुआ है मैंने कि अन्य देश की आपने ग्रहण कर ली तो आपकी चली जाएगी। यहाँ की छोड़ने पर, अगर आपने यहाँ की छोड़ दी तो वही बात है। फिर सरकार द्वारा वंचन से नागरिकता समाप्त हो जाती है, मतलब जब आप देश विरोधी काम करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। देशीकरण में विदेशों को अगर देशीकरण, जैसे कि यहाँ पे 2 प्रावधान है, ये पंजीकरण और देशीकरण, तो कैसे मिलती है, तो यदि आप देशीकरण के थ्रू कोई विदेशी और भारत में नागरिकता चाह रहे हैं तो आपको 10 साल तक रहना पड़ेगा, अनिवार्य है भारत में। फिर उसके बाद पंजीकरण के थ्रू यदि भारतीय मूल का व्यक्ति है तो उसको सिर्फ 7 साल रहना है और उसको नागरिकता मिलेगी। अब देखिए नागरिकता के इस प्रावधानों के बाद एक लंबे गैप के बाद 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके तहत हमने संविधान संशोधन किया और नागरिकता के लिए ये संशोधन हुआ, सॉरी संविधान संशोधन बोला था मैंने, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो आया, इसके तहत जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके जो गैर मुस्लिम हैं धार्मिक लोग, उनको अल्पसंख्यक और प्रताड़ना के आधार पर उनको भारत में आने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत आप देखेंगे तो 10 जनवरी 2020 से ये प्रावधान लागू हो गए हैं। इनमें केवल 3 देश शामिल है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। केवल 3 देश, आपके बॉर्डरिंग कंट्री नेपाल और भूटान भी हैं, म्यांमार भी है, लेकिन आप सिर्फ 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, ये 6 माइनॉरिटी, कौन कौन सी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, याद रखिएगा। कहीं गलती से मुस्लिम दे दे, कहीं गलती से कोई और धार्मिक लोग दे दे तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे देशों की जगह कोई गलत 3 देशों के अलावा कोई और देश दे दे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये लागू कहाँ नहीं होगा, तो अनुसूची 6 का क्षेत्र और इनर लाइन एरिया जो है यहाँ लागू नहीं होगा। इनर लाइन एरिया वो होता है जो किसी बॉर्डरिंग कंट्री से रिलेटेड जो एरिया होता है, जैसे कि हम लोगों का उत्तराखंड में होगा, लद्दाख में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, वहाँ उस एरिया में ये नियम लागू नहीं होंगे। दूसरा अनुसूची 6 का क्षेत्र, कौन कौन सा अनुसूची 6 में, तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये जो 4 स्टेट थे वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का यहाँ पे नागरिकता संबंधी सभी नियम संसद बनाएगी, अनुच्छेद 11 में, ये हमने ऊपर ही बता दिया। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब आपको YouTube पर इसकी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जहाँ पर मतलब 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ एक ही इसी टॉपिक पर ख़त्म किया गया है, लेकिन हमने यहाँ से सिर्फ वो चीज़ें उठाई हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना है या बन सकता है। ठीक है।
तो फंडामेंटल जो राइट है, यहाँ पे आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। मैं ये पेज साफ खाली कर दूँ थोड़ा सा, तो ये आपके बनेंगे। ठीक है, ये आपका भाग 3 है। ठीक, अब भाग 3 में यहाँ पे कहाँ से चालू है, तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक है, सॉरी 35 तक है। ठीक, अब यहाँ पे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे अल्पीकरण दिया गया है। अल्पीकरण का अर्थ होता है कि मूल अधिकार अगर किसी के चालू हो रहे हैं तो दूसरे की कहीं ख़त्म भी होंगे, तो एक आदमी दूसरे के मूल अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकता है। ये रोक लगाने का एक तरह का प्रावधान है। उसके बाद जो असली कहानी चालू होती है वो आपकी चालू होती है आर्टिकल 14 से। ठीक है, अब आपको कितने तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं ये भी एक बात होती है। तो इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर उसके बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार है, फिर उसके बाद प्रावधान है कि कैसे आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार था, संवैधानिक उपचार का अधिकार था। मतलब टोटल जब संविधान बना तब 7 अधिकार थे, लेकिन अब केवल 6 बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। कब, तो ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए भाग जो मूल अधिकारों का पहला पार्ट है, इसमें 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ये समानता का अधिकार है। इन सब में क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, 14वें में आपका क्या है, समानता का अधिकार है, जिसमें आपको बताया गया है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है, 15 जो है यहाँ पे जन्म स्थान, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर आपके साथ किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 16 जो है यहाँ पर इन्हीं 4 मानकों के आधार पर लोक नियोजन में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो SC और ST हैं उनके लिए कुछ समय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यहीं पे आर्टिकल 16 में ही कुछ समय के लिए आरक्षण का प्रावधान, जब तक संविधान आरक्षण दे रहा है तब तक। उसके बाद आप जब देखेंगे तो जो अभी EWS वाला आरक्षण है ये भी यहीं 16 पार्ट 5 में दिया गया। ये भी याद करने वाली चीज़ है। तो आर्टिकल 16 जो है ये लोक नियोजन में भेदभाव को तो वंचित करता है, लेकिन कुछ लोगों को आरक्षण भी देता है। तो ये एक तरह का युक्त प्रबंधन होता है। फिर उसके बाद जब आप आर्टिकल 17 देखेंगे तो इसमें है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का अंत। उसके बाद जो आर्टिकल 18 है यहाँ पे उपाधियों का अंत दे दिया गया है। अब आर्टिकल 19 में क्या है, तो यहाँ से 19, 20, 21 और 22 इन 4 में आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में विचार, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की, कमेटी बनाने की और आपका कहीं भी व्यापार करने की, कहीं भी जाकर बस जाने की, ये सारी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 में क्या स्वतंत्रता दी गई है कि सजा, आपको एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। आपको कोई सज़ा तभी दी जाएगी जब आपने वो मतलब आपको कोई भी सज़ा उसी समय के कानून के अनुसार दी जाएगी जब आपने गलती की हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने गलती आज की और आपको सज़ा 1858 के कानून से दी जाए, या फिर आपने गलती 2 साल पहले की और आपको आज के कानून के अनुसार सज़ा दी जाएगी। उस समय आपके गलती करते समय जो कानून रहेगा उसी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। उसके बाद सज़ा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। सज़ा के उपरांत ऐसा नहीं है कि कैदी को कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सके, उसको पूरा संरक्षण मिलता है। अब आर्टिकल 21 ये आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी में आपका निजता का अधिकार भी शामिल है। इसी में आर्टिकल 21 का पार्ट का जो है उसमें आपका शिक्षा का अधिकार शामिल हो चुका है अब। उसके बाद आर्टिकल 22 जो है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता कैसी दी गई है, तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर यदि व्यक्ति को न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत किया जा सकता तो आर्टिकल 32 से बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके लिए लागू कर दिया जा सकता है, जिससे आपको पेश करना होगा। तो 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना, ये भी आर्टिकल 22 से आपको एक अधिकार है। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ये 3 तो ऐसे गिरफ्तारी से बचने की स्वतंत्रताएं हैं। और जो इसमें अगला पार्ट है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निरोधक
अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम जो है वो आर्टिकल 22 के पार्ट 4, 5, 6 में वर्णित है। इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए लागू किया जाता है। इसमें अगर ऐसे किसी कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 90 दिन तक वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसे एक्ट कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से एक्ट हैं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं मीसा जो 1971 में बहुत पॉपुलर हुआ था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट्स हैं। अब देखिए हम लोग जब आगे जाएंगे तो आपका आता है आर्टिकल 23 और 24। यहाँ पे क्या है, तो आर्टिकल 23 में आपको बलात् श्रम से जो है और बेगारी से, इससे आपको स्वतंत्रता मिलती है। और उसके बाद जो आर्टिकल 24 है, यहाँ पे आपको मिलती है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में संलग्न नहीं करने की स्वतंत्रता। उसके बाद कारखाना है, खदान है, पटाखा उद्योग है, इनमें 14 साल से कम के बच्चों को नहीं नियोजित किया जा सकता। अब आती है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 में धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपकी जो भी मान्यता है आप मान सकते हैं। आप सिख हैं कृपाण रखिए, आप मुस्लिम हैं दाढ़ी रखिए, आप हिंदू हैं टीका लगाइए। उसके बाद आर्टिकल 26 आपको ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, मुहर्रम में आप ताजिया निकाल सकते हैं। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं सामूहिक रूप से। फिर उसके बाद जब आपका आर्टिकल 27 आता है, आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स से आपको बचाता है। मतलब धार्मिक कार्य के लिए यदि आपने कोई धन निकाला तो उस पर टैक्स नहीं लगता। इससे बहुत से लोग अपना काला वाला पैसा सफ़ेद करते हैं, ये एक उसका तरीका है। उसके बाद ये 28 जो आर्टिकल है आपका 28, यहाँ पे सरकारी धन से चल रहे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक पेच फंसता है। पेच ये है कि जो मदरसे हैं ये सरकारी चल रहे हैं, सरकारी मदरसे, और साथ में आपके देखेंगे तो संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो सरकारी मदरसा जो है ये उर्दू और फारसी भाषा की शिक्षा का संस्थान है, ना कि मुस्लिम धर्म की शिक्षा का संस्थान। और संस्कृत विद्यालय जो है ये संस्कृत भाषा की का संस्थान है, ना कि हिंदू धर्म की शिक्षा का संस्थान। इसलिए सरकारी मदरसा और संस्कृत विद्यालय ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब आपके आते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसमें अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को सहूलियत प्रदान की गई है कि वो अपना संरक्षण कर सकते हैं, अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए वो अपने पसंद के संस्थान खोल सकते हैं। ये मैंने आपको आर्टिकल 30 बताया। अब आर्टिकल 31 जो है इसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है इसको मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 ये आपके हैं। तो 33 जो है इसमें संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद सीमित कर सकती है। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 34 में क्या है, तो भारत का जो ऐसा एरिया जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पे आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे। और जो अनुच्छेद 35 है इसमें मूल अधिकारों को लागू करने की विधि दी गई है। ये तो मैंने एक मूल अधिकारों का खाका बताया आपको। अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 प्रथम बार नेहरू रिपोर्ट में 1928 में इनको वर्णन किया गया था। राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में ये आपको प्रदान किए गए हैं। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाता है, ये आर्टिकल 17 आपका। ठीक है। 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम से बचाता है। 24 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खनन, परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन से बचाता है। 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था का प्रावधान, ये 30 में है। अब देखिए 32 जो है इसी में आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण वही जिसमें 24 घंटे के अंदर कैदी को आपको सशरीर पेश करना है न्यायालय में। परमादेश न्यायालय टू पदाधिकारी, न्यायालय किसी पदाधिकारी को यह जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा होता। अधिकार परीक्षा कोर्ट टू पर्सन होता है, कानूनी हक नहीं है ये। ठीक है।
कोर्ट टू पर्सन, क्योंकि यदि कोई अधिकारी है वो अपने अधिकार से बाहर का कार्य कर रहा है तो आपका ये जारी किया जाएगा। उसके बाद उत्प्रेषण जो है ये आपका हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट या लोअर ऑफिसर को जारी किया जाता है अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की स्थिति में। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जारी कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी निचले अधिकारी को ये जारी कर सकता है। मतलब ये कोर्ट टू पर्सन और कोर्ट टू कोर्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रतिषेध है इसमें ये पेच है कि ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ही होगा अधिकार से बाहर के काम में। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, बस किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को नहीं किया जा सकता। अब देखिए आपातकाल में जो आर्टिकल 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाता है। यहाँ पे ये आपातकाल चालू हो गया। आप मुझे फिर से 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं पानी पीकर आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आपातकाल जब लगता है तब आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ये कैसे होता है? जब राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 से चालू होता है तो आर्टिकल 358 अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिकल 358 में क्या है? ये आर्टिकल 19 को सीधे निलंबित कर देता है। आर्टिकल 19 में क्या है? तो ये स्वतंत्रता दी गई है आपकी, तो जैसे ही आपातकाल लगेगा सबसे पहले आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 19 आपका तो मौलिक अधिकार है और ये यहाँ से छिन रहा है। अब देखिए आगे क्या पेच है। जैसे ही आर्टिकल 358 से ये 352 352 जैसे ही लागू हुआ, 358 तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन 359 जो है इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ये जैसे ही राष्ट्रपति एक्टिवेट करेंगे वैसे ही 20 और 21 तुम आपका जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 और 21 में दी गई है इसको छोड़ करके 359 से राष्ट्रपति किसी भी अनुच्छेद की स्वतंत्रता को निलंबित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी मौलिक अधिकार जो कि आपका 14 से 35 के बीच में है, इन दोनों को छोड़ के, ये 20 और 21 को छोड़ के किसी को भी निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। इसके थ्रू जब इसको लागू करे तब एक एक करके, जरूरी नहीं वो चाहे तो सारे भी कर सकता है एक साथ, वो चाहे तो एक एक कर सकता है। तो इसको 359 को एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन 358 अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जैसे ही आपातकाल लगा 19 तो आपका गया डायरेक्ट। अगर अब राष्ट्रपति को चाहिए तो वो आपके एक एक करके ले सकता है, लेकिन आपका 20 और 21 कभी नहीं ले सकता है। 20 में क्या है? तो आपकी सजा से स्वतंत्रता है, क्योंकि जब पहली बार भयानक रूप से आपातकाल लगा था, वैसे तो राष्ट्रीय आपात अपने देश में 3 बार लगा है, लेकिन भयानक रूप वाला जो है वो 75 वाला माना जाता है। 1975 इंदिरा जी के टाइम का, और उस टाइम पर बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। तो 1978 में जब मोरारजी जी की सरकार आती है उन्होंने ये चेंज किया, और उसके बाद ये 20 और 21 कभी आपका ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मोरारजी जी खुद भी जेल गए थे। अब देखिए आपका अनुच्छेद 21, और देखिए आप, तो हम बात कर रहे थे किस तरह से आपातकाल में आपके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, और हमने वो चीज़ ख़त्म कर ली थी। अब देखिए विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है ये यूएसए के संविधान में है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये इंडिया के संविधान में है। ये दोनों में अंतर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विधि की सम्यक प्रक्रिया यूएसए में और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये इंडिया में। और ये इंडिया में आई कहाँ से? तो ये आई है आपकी जापान से। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो राइट टू एजुकेशन मिलता है ये आपको मिलता है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। लेकिन कैसे? ये एक एक्ट बना है 2010 में, लेकिन आपको 86वें संविधान संशोधन से ही 86वें संविधान संशोधन 2002 से ही ये आपको मिलने लगा था फंडामेंटल राइट के रूप में, लेकिन ये जाके एक्ट बना है 2010 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए बाल श्रम निषेध जो है इसका प्रावधान कहाँ का है? तो ये आपका एक तो आर्टिकल 23 में है, दूसरा ये आपका 10 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में भी इसका उल्लेख मिलता है, और तीसरा UN चार्टर में, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये 1949 में आया था। यहाँ पे भी बाल श्रम निषेध की बात की गई है। मैंने ये UN चार्टर यहाँ क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये UPPCS के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी PCS नहीं, यूपी पुलिस
2024 ये प्रश्न आया हुआ था। बहुत अटपटा क्वेश्चन था, सब लोग इसमें अटक गए थे कि ये कहाँ से क्या पूछ दिया। किसी को सबको यही लग रहा था कि ये तो फंडामेंटल राइट है, सब लोग 23 मार रहे थे, लेकिन नहीं, ये यूडीएचआर से था। और वहाँ पे जब आप देखेंगे तो यूडीएचआर में केवल 30 आर्टिकल है, जबकि हमारे संविधान में 300 से 400 395 बने हुए थे तब, और अब तो 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए। अब देखिए, हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बज गया है मुझे रिकॉर्ड करते हुए। आज मैंने थोड़ा लेट चालू किया हुआ था। मैं कोशिश करूँगा कि कल अगली वीडियो में सारा कुछ हम लोग रैप अप कर दें। और अगर आपने ये वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको अगर इसमें कुछ समस्या है, आपको अच्छा नहीं लगा है, कुछ पसंद नहीं है, तो आप डिसलाइक करिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नहीं पसंद और क्यों नहीं पसंद, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। धन्यवाद। शुभम त्रिपाठी, पढ़ते रहिए।